ओके जी, स्टार्ट करते हैं टुडेस लेक्चर। हम जैसे पाकिस्तान एक करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो पिछले हमने प्री पार्टीशन को हमने डिस्कस किया, पोस्ट पार्टीशन में कुछ इवेंट्स को डिस्कस किया। 2 डेज बिफोर हमने डेमोक्रेसी को डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने कल फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान की कुछ डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस किया, कुछ चैलेंजेस को डिस्कस किया, फॉरेन पॉलिसी कैसे बनती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं। हमने इस बारे में थोड़ा डिस्कशन की। वॉइस इज नॉट क्लियर। सर मेरे पास तो क्लियर है। ठीक ठीक है, अब आ रही है सही बात। ओके गुड। अच्छा, सो आई वाज टेलिंग कि हम प्री पार्टीशन के एरा को हमने डिस्कस किया, कैसे एक एवोल्यूशन होती है मुस्लिम स्टेट की। फिर उसके बाद हमने पोस्ट पार्टीशन के थोड़ी इनिशियल प्रॉब्लम्स देखी कि इनिशियल प्रॉब्लम्स क्या थी। लेटर ऑन हमने डेमोक्रेसी को डिस्कस किया कि डेमोक्रेसी कैसे पाकिस्तान में एक फॉर्मुलेट की गई और फिर उसके बाद उसको क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। हमने फिर फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस किया कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, उसके मेजर डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, फॉरेन पॉलिसी कैसे असेंबल की जाती है, चैलेंजेस क्या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को, और करंट क्या लगता है आपको। हमने इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी किया। आज जो है टॉपिक है दैट इज बेस्ड ऑन आईएमएफ। आईएमएफ क्या काम करती है, ये बनी कैसे थी, इसका मकसद क्या था, एम क्या है इसका, किस किस कंट्रीज में काम कर रही है, किन किन कंट्रीज ने इससे अचीवमेंट हासिल की है, पाकिस्तान का क्या स्टेटस है। लेकिन हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक हिस्सा आज हम पढ़ेंगे, एक हिस्सा हम कल इसका पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे के हवाले से भी, और पाकिस्तान या करंट अफेयर के हवाले से भी, और आपके नॉलेज के हवाले से भी। ठीक है, तो इसको हम आज डिस्कस करते हैं। पहले तो आपने किसी भी चीज को देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, या उस पे आप अपनी अप्रोच को जब यूटिलाइज करते हैं, तो ये एक चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है कि बेसिकली इसका मकसद क्या होता है। कोई भी चीज बनाने के पीछे कोई ना कोई लॉजिकल रीजनिंग जरूर होती है। उस लॉजिकल रीजनिंग की बेसिस पे फिर उस चीज को फार्मुलेट किया जाता है ताकि हम जो सेट डिजायर्स हैं उसको अचीव कर सकें। बेसिकली आईएमएफ भी इसी पर्पस के लिए बनाई गई थी 1944 में। उस टाइम आपको पता है कि 1939 में वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो चुकी थी, और वर्ल्ड वॉर वन की डिस्ट्रक्शन, एनिहिलेशन, डिजास्टर्स वगैरह हमने देख तो लिए थे, पढ़ भी लिए। और उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट होती है तो हम उसको मजीद गंभीर किस्म की सिचुएशन को मैनेज करने के लिए ये बनाते हैं आईएमएफ। इसका बेसिक मोटिव यही था कि जहां जहां पर तबाहियां हो चुकी हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में, जो कंट्रीज इस टाइम फ्रेजिलिटी का शिकार हैं, उनके जो लोग हैं इस टाइम वो काफ़ी तबाही का शिकार हैं, उन लोगों को एम्पावर करने के लिए, रेजुनवेट करने के लिए, या उनको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए एक ऐसी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जहां पर हर कंट्रीज के नुमाइंदे, हर कंट्रीज की मेंबरशिप, हर कंट्री का रोल वहां पर होगा। अब एवो इसकी जो आईएमएफ की बुनियाद भी 1944 में एक ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस होती है हेम्सफायर यूएसए में। ये यूएसए की एक स्टेट है, वहां पर एक ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट होता है। डिफरेंट कंट्रीज, 35 कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वहां पर आके बैठते हैं, आकर एक डायरेक्शंस देते हैं, कुछ उनकी आपस में कन्वर्सेशन होती है। वहां पर फिर ये एक उन्होंने नुक्ता उठाया कि क्यों ना हम कोई ऐसे ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाएं जिसकी वजह से पूरी दुनिया का जो निज़ाम है इकोनॉमी का वो स्टेबल हो जाए। क्योंकि हमने ग्रेट डिप्रेशन भी विटनेस कर लिया था 1928 से जो स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हमने और भी बहुत ज्यादा डिजास्टर्स वगैरह देख चुके थे, तो कहते थे कि कुछ ऐसा निज़ाम जरूर हम बनाते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर कहीं पे भी इस तरह की सिचुएशन हो तो वो उसको अपनी तरफ से गुड करने की सलाहियत रखता हो। ठीक है, कि वो अपनी तरफ से उसको मजबूत करने की सलाहियत रखता हो। तो आईएमएफ भी बेसिकली एग्रीमेंट का ही एक पैरोकार थी, जिसको वजूद में लाया गया था ताकि वहाँ के लोग जो हैं
जो कंट्रीज हैं एग्जिस्ट करती थी एट दैट टाइम, क्योंकि वो जो टाइम था वो इंपीरियल लेगेसी का टाइम था, इंपीरियलिज्म का टाइम था, क्लोनियलिज्म का टाइम था, जहाँ पर जो वेस्टर्न पावर्स थी, फ्रांस, ब्रिटेन एंड पुर्तगाल, फिर यूएसए पे साइड पे चले जाएं, वो रूल कर रहे थे डिफरेंट कंट्रीज पे, सब कॉन्टिनेंट पे, मिडल ईस्ट पे, अफ्रीकन स्टेट्स पर, ठीक है। तो वहां से भी ये चाह रहे थे कि हम कुछ ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो वेल बीइंग ऑफ स्टेट्स के लिए हो, जहां पर भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आए, बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू हो, मैक्रो इकोनॉमिक के क्राइसिस हो, ग्लोबल रिसेशन की सिचुएशन हो, तो ये एक ऐसा इदारा हो जो बेसिकली उन सारे मामला को सॉफ्टली बेसिस पे हैंडल कर सके। सो 1944 में ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट की बेस पे आईएमएफ को वहां पर पाया तकमील तक पहुंचा दिया जाता है। इस तरह इसकी एवोल्यूशन होती है। फिर 1944 से लेकर 1970 तक ये चलता रहता है निज़ाम। 1970 में जाकर इसको जो एक पहली स्टेज थी 1944 से 1970 तक, वो सारी की सारी डायरेक्शन बेस्ड थी वेस्टर्न के। जो अमेरिका ने कहा, जो वेस्टर्न कंट्रीज ने कहा, उनकी मोनोपोली, उनकी हेजमोनिक पावर जो थी ना, वो वहां पर बहुत एग्जिस्ट करती थी। लेकिन जैसे ही इसके एक अल्टरनेटिव कंट्रीज वजूद में आना स्टार्ट हो गई, जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज थी और सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, उन्होंने फिर अपनी मोनोपोली का इजहार करना शुरू कर दिया। उनकी मोनोपोली ऐसी थी कि हमने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो सबसे बड़ी एक वार देखी थी, डेट वाज कोल्ड वार, जो 1945 से स्टार्ट होती है और 1991 में डिसमेंबरमेंट ऑफ यूएसएसआर इनटू 15 स्टेट्स में खत्म होती है। इन स्टेट्स को में खत्म होने के बाद, और ये 45 से लेकर 1991 तक, ये जो 50 ईयर्स की वार होती है, 47-48 ईयर्स बनते हैं, ये जो हाफ सेंचुरी वार होती है, इसमें इन इंस्टीट्यूशंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है, जापान एंड जर्मनी टोटली डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। जो उनके दो स्टेट्स थे जापान की, हिरोशिमा एंड नागासाकी, वो तो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। वहां पर आबादी नाम का नामो निशान नहीं होता, लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां पर एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि वहां पर अमेरिका ने न्यूक्लियर बम वहां पर ब्लास्ट किए थे, दो स्टेट्स में, नागासाकी एंड हिरोशिमा में। इन सब को, सब चीजों को एक तरफ समेटने के लिए, इनको अपनी पुरानी हालत में वापस लाने के लिए, अमेरिका ने एक प्लान इंट्रोड्यूस करवाया था। दैट वाज दिस प्लान, मार्शल प्लान। ये मार्शल प्लान क्या था? ये जॉन मार्शल अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, वो एक प्लान इंट्रोड्यूस करवा चुके थे कि जो कंट्रीज डिस्ट्रक्शन का शिकार हैं, जो कंट्रीज बिल्कुल तबाही की तरफ इस टाइम अपनी शेप रिप्रेजेंट कर रही हैं, हम उन कंट्री को इकोनॉमिकली एड्स प्रोवाइड करेंगे, उनमें हम रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, उनका रिवाइवल करेंगे, उनको इस काबिल जरूर बना देंगे कि वो जो तबाही हो चुकी है उसको किसी तरीके से ये समेट सके। तो ये मार्शल प्लान बेसिकली वाज एन इनिशिएटिव दैट डिमोन्स्ट्रेटेड कि वेस्टर्न कंट्रीज की मोनोपोली और हेजमोनिक जो गेम थी, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। और इसके साथ आईएमएफ जो 1944 में बन चुका था, वो 1970 तक ये चलता रहा, और ये मार्शल प्लान भी बेसिकली इसी टाइम फ्रेम तक चलता रहता है। फिर उसके बाद 1970 में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है। पहले वो था वेस्टर्न बेस्ड का, फिर इसको किया जाता है ग्लोबल लेवल पे ले आते हैं कि पूरी दुनिया में जो भी कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं, वो इसके साथ अमलगमेट हो जाए, अडेप्ट हो जाए, एसिमिलेट हो जाए, इसके साथ जो है अपने आप को समेट लें और वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं। फिर कोटा फिक्स कर दिया जाता है, डिपेंड ऑन द इकोनॉमी कंडीशन ऑफ द कंट्रीज के, जितनी इकोनॉमी अच्छी होगी उतना कोटा सिस्टम उस कंट्री का ज्यादा होगा, और वो शेयर शेयर अपना ज्यादा आईएमएफ में करते हैं, ठीक है। तो दिस वाज बेसिकली कि ये इसके एवोल्यूशन होता है 1944 में ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट के बेस पे। उसके बाद ये 70 तक एक ही जो टाइम फ्रेम है वेस्टर्न मोनोपोली वाला, उसको लेकर चलता है। 1970 के बाद वो ग्लोबलाइज्ड वे में अपनी इकोनॉमी या अपने जो प्लान है उसको लेकर आता है, और अभी तक इसी की जो डोमेन है यही चलती आ रही है, ठीक है। ये था थोड़ा आईएमएफ का जनरल इंट्रोडक्शन कि इसका वजूद कैसे होता है। फिर हम थोड़ा इकोनॉमी को भी डिस्क्राइब कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं कि इकोनॉमी की बेसिकली डायमेंशंस क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। जो मिल्टन फ्रिडमैन है, ही वाज द वेल नोन इकोनॉमिस्ट, उसने इकोनॉमी की थोड़ी डेफिनेशन इस सेंस में की है। इफ यू कैन रीड दिस इजीली, ठीक है। उसके मुताबिक है कि द इकोनॉमी इज द सम ऑफ टोटल एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन
पहला पॉइंट उसने प्रोडक्शन की बात की है, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, थर्ड कंजम्पशन की बात की है। किस चीज, गुड्स एंड सर्विसेज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया, मतलब कि एक जियोग्राफिकल एरिया में, लेट्स सपोज मैं अगर आपके घर की बात करूं तो एक जियोग्राफिकल एरिया में उसको कंसीडर कर लेता हूँ, ये पाकिस्तान है। अब उस घर के अंदर जो भी प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन इन अ सेंस कि वो प्रोडक्शन किसी भी चीज की हो सकती है, वो प्रोडक्शन सैंड उसकी फर्टिलाइजर की हो सकती है, वो किसी भी होम मेड इक्विपमेंट की हो सकती है, कोई भी खाने पीने की और जो भी बेवरेजेस वगैरह होते हैं उन सब की प्रोडक्शन हो सकती है। उसमें रॉ मटेरियल यूज होता है, उसको असेंबल किया जाता है, उसकी पैकिंग की जाती है और फिर उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, सेकंड उसका प्रिंसिपल होता है कि वो जो आपने प्रोडक्शन कर लिया, लेट्स सपोज के मैं अगर मरियम की एग्जांपल दूं, मरियम ने एक पंखा जो है प्रोडक्ट रॉ मटेरियल के थ्रू या जो भी उसके पास टूल्स थे उसकी बेसिस से उसने एक फैन जो है असेंबल कर लिया, बना लिया, प्रोडक्शन हो गया उसकी फैन की। अब वो जो प्रोडक्शन है डेफिनेटली अब उसने अपने घर के लिए तो नहीं बनाया, उसने इन्वेस्टमेंट की है, और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो चाह रही है कि मेरा इन्वेस्टमेंट जो है इसको रिटर्न इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दूं मैं। अब वो क्या करेगी कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। डिस्ट्रीब्यूट किधर करेगी कि इसकी जो मार्केट है, जो इसकी सराउंडिंग वाली जो मार्केट है, ये ट्राई करेगी पहले उसको अप्रोच करने की। उसमें इसकी अगर अच्छी अप्रोच होगी फिर ये जाएगी नेक्स्ट स्टेज पे जो आउट ऑफ सिटी अप्रोच होती है। ठीक है, इसी तरह फिर ये इंटरनेशनल मार्केट में चली जाएगी। तो पहले डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल से फिर इंटरनेशनल मार्केट में ये अपनी जो प्रोडक्ट है जो उसने प्रोडक्शन की है उसको ये डिस्ट्रीब्यूट करेगी। थर्ड चीज होती है कंजम्पशन की। अब कंजम्पशन में 3 से 4 कैटेगरीज आती हैं। पहली तो होती है इंडिविजुअल की, कि पर पर्सन टू पर्सन जो है वो कितना उसको परचेज कर रहा है। सेकंड होती है हाउस होल्ड्स की, कि हाउस होल्ड में वो उसकी कितनी जो है ना यूसेज है। थर्ड होती है गवर्नमेंट एंटिटीज की, कि गवर्नमेंट का कितना इंटरेस्ट है इस चीज में। और फोर्थ होती है कि इंटरनेशनल एरिना, इंटरनेशनल मार्केट में उसका क्या कितना किरदार हो सकता है। तो ये जो 3 प्रिंसिपल होते हैं ये बेसिकली आपकी इकोनॉमी, पूरी जो इकोनॉमी होती है उसको ये डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, 3 प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब ये जो 3 प्रिंसिपल्स होते हैं ये सिर्फ 2 चीजों पे काम कर रहे होते हैं, एक होता है गुड्स, एक होता है सर्विसेज। अब जब हम सर्विसेज की बात करते हैं, जब पाकिस्तान की इकोनॉमी को जब आप थोड़ा डिस्कस करते हो तो उसमें आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी 3 सेक्टर्स में डिवाइड आप कर लोगे। पहला सर्विसेज, सेकंड एग्रीकल्चर, थर्ड इंडस्ट्री। ये 7 पॉइंट बेटा लिखते रहा करो, कुछ चीजें यहाँ पे नहीं मेंशन होती हैं, आल्दो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा आइडिया आपका क्लैरिटी के लिए अपनी चीजें कुछ लिख लिया करें आप। ठीक है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी 3 चीजों पे एग्जिस्ट करती है। पहली सर्विसेज जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है आपकी जीडीपी में, सेकंड है आपका एग्रीकल्चर जो सेकंड नंबर पे कंट्रीब्यूट करता है, थर्ड पे आपकी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं जो थर्ड पिलर ऑफ द आपकी इकोनॉमी है। ठीक है, ये 3 चीजों पे आपकी सारी की सारी जीडीपी और पूरी की पूरी इकोनॉमी एग्जिस्ट कर रही होती है। अब इस तीनों में कोई भी चीज अगर इम्बैलेंस्ड हो जाए या किसी भी चीज में कोई रेजिस्टेंस टाइप हो जाए या उसमें कोई वो थोड़ी सी डिपेंडेंसी आ जाए कि वो सही परफॉर्म नहीं कर रही, तो आपकी इकोनॉमी बेसिकली श्रंक होना स्टार्ट हो जाती है। जिसमें आपने अभी देखा होगा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से आपकी इंडस्ट्रीज काम करना बंद कर गई, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं प्रूव हो रहा, आपकी सर्विसेज जो थी इतनी अच्छे वे में नहीं यूटिलाइज हो रही, तो जिसकी इम्पैक्ट क्या पड़े कि आपकी जीडीपी जो थी वो 0 पॉइंट समथिंग में आ गई है, 6% से। सो ये चीजें होती हैं कि आपकी इकोनॉमी कैसे स्ट्रांग होती है, वो इन 3 पिलर्स पे, सर्विसेज, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, इस 3 पिलर्स पे बेसिकली डिफाइन हो रही होती है। ठीक है, तो ये आपने डेफिनेशन थोड़ी अपने माइंड में रख लेनी है। अगर ये डेफिनेशन आपको नहीं भी याद होती तो आपने 3 प्रिंसिपल्स याद रख लेने हैं, पहला प्रोडक्शन, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, थर्ड कंजम्पशन होती है। इस 3 प्रिंसिपल्स की बेसिस पे आप कोई भी डेफिनेशन अपने माइंड पे वहां पर बैठकर इकोनॉमी के लिए आप बना लोगे। फाइन। अब आते हैं कि जो कंपोनेंट्स होते हैं इकोनॉमी के वो कौन से हैं। अगेन मैंने इसको पहले भी डिस्क्राइब कर दिया, फिर मैं इसको एक अच्छे वे में डिस्क्राइब कर देता हूँ। पहले पॉइंट है प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन क्या प्रोसेस होता है, इसकी मैं अगर पढ़ के सुनाऊं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सच एज लेबर, कैपिटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज।
अब जब आप एडम स्मिथ या जॉन लॉक की अगर आप फिलोसफी पढ़ते हो तो उसने लिबरलिज्म की बेसिकली वहां पर एक आइडेंटिफिकेशन रखी थी, या वहां पर उसने उसकी अप्रोच को एग्जिस्ट करवाया था। जॉन लॉक के मुताबिक प्रॉपर्टी क्या चीज होती है, किसी चीज की ऑनरशिप क्या चीज होती है। सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं कि आपने किसी चीज की जब प्रॉपर्टी या ओनरशिप लेनी है तो उसमें आप दो चीजों को इन्वेस्ट करते हैं। पहली आपकी फाइनेंशियल, सेकंड आपकी लेबर। अगर आपके पास फाइनेंशियली स्ट्रोंग है, आप आपके पास लेबर है, तो आप किसी भी चीज के ऑनर बन सकते हैं। उसने इसकी एग्जांपल ऐसे दी थी कि जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स किसकी प्रॉपर्टी है, अल्लाह अलमाइटी की, गॉड की प्रॉपर्टी है। अब गॉड की प्रॉपर्टी है, अब अल्लाह ताला के कब्जे में हमारी जिंदगी और मौत है, ठीक है। अब वो जो प्रॉपर्टी है बेसिकली अल्लाह ताला की है। अब ये जो प्रॉपर्टी के मालिक भी अल्लाह ताला ही है, वो जिस तरह ड्राइव करना चाहे मैन को बाय हिज विल, अल्लाह ताला की जो विल होती है उसके मुताबिक बंदा फिर वो ड्राइविंग जो पाथ होता है वहां पर स्टार्ट कर देता है अपने आप को। यही चीज कहता है कि जो प्रोडक्शन होती है उसको अगर आपने ओनरशिप में कन्वर्ट करना है तो आपको लिए फाइनेंशियल और लेबर, ये दोनों चीजें होती हैं जो आपकी ओनरशिप में कन्वर्ट कर दी जाती हैं। लेकिन जब आप प्रोडक्शन किसी चीज की करनी होती है तो उसके लिए आपके पास तीन चीजों का होना लाजमी है। पहली तो लेबर आपके पास होगी, कि लेबर में क्या चीज आती है कि जो प्रोलिटेरिएट वाले होते हैं, जो मजदूर तबका होता है या जो काम वाले होते हैं, एम्प्लॉयज जो होते हैं, वो सारे के सारे लेबर में आते हैं। सेकंड होता है कैपिटल, कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, आपके पास 1 बिलियन है, 10 बिलियन है, ट्रिलियन है, कितनी आपके पास इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल कितना आपके पास इस टाइम मौजूद है। थर्ड होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, कि आपकी कंट्री में या आपके पास अवेलेबिलिटी में नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं, वेदर यू वांट टू इंपोर्ट द ऑयल और वेदर यू वांट टू क्रिएट योर ओन ऑयल थ्रू रिफाइनरी, ठीक है। तो ये होती है कि प्रोडक्शन आपकी ये तीन चीजों पे बेसिकली डिपेंडेंट होती है। पहली आपकी लेबर, सेकंड कैपिटल, थर्ड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। इस नेचुरल रिसोर्सेज में आपकी वो सारी चीजें आती हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट कर रही होती हैं किसी भी स्टेट में, यानी कि आपको उसके लिए बेट नहीं लगानी पड़ती, परचेस नहीं करना पड़ता, वो ऑलरेडी आपकी कंट्री में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो ये प्रोडक्शन में बेसिकली आपकी तीन पिलर्स होते हैं जो आपकी प्रोडक्शन को एनहांस करते हैं और वो आप किसी भी चीज को प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड है जी कंजम्पशन। आपने प्रोडक्शन कर ली, कंज्यूम कर रहे होते हैं कस्टमर्स वगैरह जिसको हम कहते हैं कि कंज्यूमर्स जो आपकी अप्रोच होती है। रिफाइनरी आपका ये सर्विसेज में आता है कि आपने उसको रिफाइन कर लिया, ये सर्विसेज में आता है। जिस तरह हम क्रूड ऑयल को रिफाइन करके फिर इसको मार्केट में सेल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के बाद दोबारा हम जो है वहां से उसके चार्जेस वगैरह टैरिफ वगैरह ले रहे होते हैं, ये सर्विसेज की कैटेगरीज में चीजें आती हैं। सेकेंड पॉइंट होता है आपका कंजम्पशन का। कंजम्पशन में जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये चार पॉइंट्स होते हैं। पहला इंडिविजुअल, कि आपने जो प्रोडक्शन की है वो आप इंडिविजुअल को सेल कर रहे हैं कि नहीं सेल कर रहे, वो इंडिविजुअल तक उसकी रसाई है या नहीं रसाई है। सेकंड होता है कि हाउस होल्ड, कि वो चीज जो आपने प्रोड्यूस किया वो मार्केट में के अलावा घर में भी चीज की ये अहमियत है या नहीं है। अब कुछ चीजें हैं जिसको आप हाउस होल्ड में नहीं लेकर आ सकते, कुछ चीजें हैं जो मार्केट के परस्पेक्टिव में ठीक है, जिस तरह सर्विसेज है, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि जो पेट्रोलियम सर्विसेज है, आप पेट्रोल को घर के अंदर तो नहीं लेकर आ सकते, लेकिन आप उसकी सर्विसेज को बाय एज अ व्हीकल के तौर पर, इक्विपमेंट के तौर पर आपको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। इसी तरह मोर ओवर जब हम देख रहे होते हैं अब जो चार्जेस वगैरह होते हैं, जो रेट्स वगैरह होते हैं, तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपके प्रोडक्शन में कितने परसेंट इसका इंटरेस्ट है, कितनी आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट है, वो भी चीप है या एक्सपेंसिव है, ये डिपेंड कर रहा होता है आपकी उस पे प्रोडक्शन पे, ठीक है। थर्ड होता है कि बिजनेसेस में, कि जो आपने प्रोडक्शन की है क्या उसका रोल बिजनेसेस में है या नहीं है, ठीक है। क्या कंज्यूमर्स जो हैं वो बिजनेस क्लास के लिए यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड फोर्थ आपका गवर्नमेंट वाला होता है कि गवर्नमेंट जो स्टेट है उसमें भी बेसिकली इसका कितना रोल है, वेदर इट्स रोल इज ऑगमेंट और वेदर इट्स रोल इज बेड रिटर्न, ठीक है। ये दो ऑप्शंस होते हैं, या तो उसका रोल बढ़ता है या तो उसका रोल रोल कम होता है, ठीक है। ये बेसिकली एक कंजम्पशन, के आपने जो प्रोडक्शन की है उसको अब आप कस्टमर कस्टमर तक बेसिकली कैसे लेके जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट है आपका जी डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारे वो प्रिंसिपल्स हैं जो एक आपकी इकोनॉमी में यूज होते हैं, ठीक है। आपकी
इकोनॉमी का टॉपिक अच्छा कर लोगे अगर आपने ये सारी चीज़ों का अंडरस्टैंड कर लिया, फिर आपको पास कोई भी क्वेश्चन आते इकोनॉमी का, यू कैन इजीली डू इट। थर्ड है कि डिस्ट्रीब्यूशन को, अब लेट्स सपोज कि आपने प्रोडक्शन भी कर ली, आपने कस्टमर भी ढूंढ लिए, लेकिन आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन करने का मेथड नहीं है। पाकिस्तान में आप चीज बना रहे हैं, आप किसी रूरल एरिया में किसी चीज की प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको मार्केट में सप्लाई करने के लिए आपको एक लॉन्ग वे ऑफ रूट चाहिए होता है। अगर आप अर्बन से रूरल की तरफ, रूरल से अर्बन की तरफ कर रहे हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है कि आपने बेसिकली जो प्रोडक्शन की है उसको कस्टमर तक किस कैटेगरी तक आपने लेकर जाना है, वेदर वाइल अ स्मूथ वे और वेदर वाया टफ वे में आप इसमें लेकर जाना है। इसमें आप पहले मार्केट्स को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज होती है मार्केट होती है कि आपने किस मार्केट को टच करना है, वेदर ये मार्केट आपकी लोकल है, वेदर ये मार्केट आपकी होलसेल की है, वेदर ये मार्केट आपकी प्राइवेट लेवल की है। ठीक है, ये आपने डिपेंड आपने खुद ही अप्रोच के मुताबिक देखना होता है। सिंपल इजीएस्ट वे में समझा रहा हूँ ताकि आप अपने आप को वहां पर इस टाइम बिजनेस क्लास में एग्जिस्ट करवाएं। ठीक है। सेकेंड है सप्लाई चेन। सप्लाई चेन में सारा ट्रांसपोर्टेशन का मेथड होता है कि यहाँ से प्रोडक्शन आपने की है, दोबारा कस्टमर तक जाते हुए जो डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड है वो सप्लाई चेन का, वो क्या कौन सा आप अडोप्ट कर रहे हैं, वेदर लॉजिस्टिक्स का कर रहे हैं, वेदर आप ओन व्हीकल का कर रहे हैं, वेदर बाय स्मॉल अप्रोचेस का कर रहे हैं। ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी जो सप्लाई चेन वाला मेथडोलॉजी है वो कैसी है। फिर है कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कौन से हैं, क्या ये लोकल मार्केट में आप जा रहे हैं, बाय पर्सन टू पर्सन जा रहे हैं, या बाय कंपनी की बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस की टर्मिनोलॉजी में जा रहे हैं। ठीक है। तो ये सारे का सारा जो पहले तीन सेक्टर्स हैं, प्रोडक्शन से कंजम्पशन तक, कंजम्पशन से डिस्ट्रीब्यूशन तक, ये बेसिकली जॉइंट होते हैं किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रिवेल करवाने के लिए। फिर है जी एक्सचेंज। हम कहते हैं ना कि एक्सचेंज ऑफ रेट के मुताबिक ये चीज हमें इतने की आई है और इतने की हम इसको सेल कर रहे हैं, वो ऐसे ही है। अगर ये खत्म होगी क्लास तो फिर दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स आपके मजीद लगेंगे, क्योंकि हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है लेक्चर को। चौथा इसका जो मेन प्रिंसिपल होता है दैट इज एक्सचेंज। एक्सचेंज में क्या आता है, ट्रेडिंग एंड ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड रिसोर्सेज, यानी कि आप उस चीज की जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, पाकिस्तानी करेंसी में कर रहे हैं, इंडियन करेंसी में कर रहे हैं, यूएसए की करेंसी में कर रहे हैं, यूके की करेंसी में कर रहे हैं। तो ये जो एक्सचेंज रेट होता है ये बेसिकली ये भी आपकी इन्फ्लेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। जिस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, तो एक्सचेंज रेट डेफिनेटली डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तान की जो इस टाइम डेवोल्यूशन ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ मनी हो चुका है, बहुत ज्यादा हो चुका है। तो पाकिस्तान अगर कोई भी चीज अगर डॉलर में परचेज करेगा, डेट स्टैंड्स नियर टू 260 to 270 रुपीज। अब एक रुपया इस टाइम 260 रुपए के बराबर हो चुका है, तो वो चीज एक्सचेंज रेट के मुकाबले में पाकिस्तान को महंगी पड़ेगी। इसलिए पाकिस्तान ट्राई कर रहा है कि लोकल प्रोडक्शन को हम एनहांस करें और हमें इंपोर्ट कम करना पड़े। ठीक है। तो ये एक्सचेंज रेट बेसिकली होता है कि वेयर बायर, सी दिस, वेयर बायर एंड सेलर्स इंटरेक्ट टू डिटरमाइन प्राइस एंड क्वांटिटीज, कि जहां पर बायर यानी कि लेने वाला और सेलर यानी कि बेचने वाला, ये दोनों डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमारी जो एक्सचेंज रेट होगा वो किस शेप में होगा। पाकिस्तानी करेंसी में होगा। जिस तरह अगर मैं आपको अभी बताऊं, तो हम अगर चाइना से ट्रेड करते हैं तो चाइना के साथ हम ट्रेड यॉन में करते हैं, चाइना की अमेरिका के साथ ट्रेड करते हैं तो डॉलर डॉलर्स में करते हैं, इसी तरह रशिया के साथ करते हैं तो रबल में करते हैं, उसकी अपनी करेंसी में करते हैं। सो दीज आर द थिंग्स के जो डिसाइड कर रहे होते हैं कि आपका एक्सचेंज रेट ऑफ प्रोडक्शन या ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल वो कैसा है। फिर जी रिसोर्स एलोकेशन वही है कि आपने रिसोर्सेज कौन कौन से यूटिलाइज करने होते हैं किसी भी चीज को, इकोनॉमी को आपने अपलिफ्ट करने के लिए। अगेन वही चीजें हैं कि आपके पास लेबर होनी चाहिए, कैपिटल अच्छा होना चाहिए, लैंड होनी चाहिए, लैंड भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, ये आपका एक जनरल व्यू होता है जो आपको रिसोर्स एलोकेशन में हेल्पफुल होता है। हाँ, देन मेजर ये चीज होते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स। इकोनॉमिक एजेंट्स वो सारी चीज होते हैं जिनकी बेसिस पे पूरी इकोनॉमी चल रही होती है। अब रोबोट वगैरह आकर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी इकोनॉमी को इन्हांस तो नहीं करेगी, लेकिन वो आपके आइडियाज को फ्लोरिश कर सकती है। अब वो आप आकर आपको ये तो नहीं कहेगी कि ये पाकिस्तान में ये प्रोडक्शन जो है इसको इस तरह करें, वो आकर बनाएगी नहीं, बल्कि वो थोड़ा आपको आइडियाज देगी।
इसी तरह इकोनॉमिक जायंट्स जो है ये हमेशा वो लोग होते हैं जिनका डायरेक्टली लिंक होता है आपके डेली बेसिस पे या इंडिविजुअल का या आपके उसके प्रोडक्शन के साथ। इसमें अगेन वही चार पिलर्स होते हैं, इंडिविजुअल, हाउस होल्ड्स, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट एंटिटीज। ठीक है, ये चार बेसिकली इसके एक कहने के जायंट्स होते हैं जो इकोनॉमी एजेंट के तौर पर काम कर रहे होते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ये बेसिकली ऑन बोर्ड लेकर जा रहे होते हैं। फिर है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम तीन तरह के होते हैं। एक होता है मार्केट इकोनॉमीज, सेकंड होता है कमांड इकोनॉमीज, थर्ड होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। जो मार्केट इकोनॉमीज होता है इसको हम लिबरल इकोनॉमी कहते हैं, जहाँ पे ट्रेड, टैरिफ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह इस तरह की चीजें होती हैं। ट्रेड के जो टैरिफ्स होती हैं बहुत कम होते हैं। लेट्स सपोज कि अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान की अगर इंडिया के साथ तजारत होगी तो उसके अगेंस्ट में जो टैरिफ टैरिफ होंगे वो बहुत उन्होंने कम कर दिए हैं। उनकी जो ब्लैक लिस्टिंग हमने की थी कंपनीज वगैरह, हमने उसको कम करके हमने उसको व्हाइट लिस्ट में लेकर आकर वो भी ट्रेडिंग हमने स्टार्ट कर दी। हाँ जी, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये मार्केट इकोनॉमी होती है कि जो लिबरल इकोनॉमी होती है जो मार्केट बेस पे चल रही होती है कि आपने उसमें कितना आपने इनपुट किया और उसकी बेसिस पे आप कितना आउटपुट लेकर आ रहे हैं। सेकंड होती है कमांड इकोनॉमी, ये थोड़े कहने के सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है जिसमें स्टेट जो है वो डायरेक्टली लिंक कर रही होती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ। जिसमें स्टेट ने बता दिया कि चावल जो है वो 150 रुपये किलो होंगे, घी जो है 300 रुपये किलो होगा, अगर आटा है तो वो 40 रुपए किलो होगा। यानी कि कमांडकारी होती है जो आपकी स्टेट है जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डायरेक्ट इंटरफेयर कर रही होती है। जिस तरह आप अमेरिका में, सॉरी मैं नॉट अमेरिका, आप यूएसएसआर यानी कि रशिया में देख लें या फिर आप इधर देख लें चाइना में, वहां पे कमांड इकोनॉमी है। वहां पे इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में, बल्कि वहां पर स्टेट ये कहती है कि अगर आपने एक साबुन बनाया है तो एक साबुन बेसिकली कितने का आपने बनाया है। ऊपर से ना मुझे एक प्लेट ला देना। ठीक है, ऊपर से मुझे एक प्लेट ला देना बस। तो कमांड इकोनॉमी क्या होती है कि बेसिकली ये कमांड चल रही होती है कि स्टेट ने कह दिया कि ये चीज इतने की आपने देनी है तो वो इतने की ही आप दे सकते हैं। थर्ड होती है कि मिक्स्ड इकोनॉमी, इसमें लिबरल इकोनॉमी भी होती है और सोशलिस्ट इकोनॉमी भी होती है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि, हाँ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज कि पाकिस्तान में इस टाइम दो मिक्स्ड इकोनॉमी की एक सिंपल एग्जांपल दूँ। जब आप किसी भी यूटिलिटी स्टोर पे जाते हैं, ठीक है, जो स्टेट ने बनाए हुए हैं यूटिलिटी स्टोर्स, वहां पर जाते हैं तो वहां पर लिखा होता है कि घी, चीनी, चावल, चाय, इसकी प्राइस है, थैंक यू, इसकी प्राइस जो है ये है कि इसके अगर कोई कॉस्ट है तो आप उसकी शिकायत करते हैं कि ये चीज इतने की लिखी है और हमें इतने की क्यों दी जा रही है। लेकिन जब आप दूसरी बाजार पे जब आप जाते हैं, किसी कपड़े मलबूसात पे जाते हैं या जूता खरीदने जाते हैं, ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, तो वहां पर कोई फिक्स रेट नहीं लिखा होता। एक दुकान पे वो सूट 1200 का मिलेगा, दूसरी दुकान पे वो सूट 1500 का मिलेगा, तीसरी दुकान पे 2000 का मिलेगा या 600 का मिलेगा। तो ये चीज है कि कुछ पे स्टेट ने इख्तियार अपने हाथ में लिया हुआ है, कुछ में उसने छोड़ दिया हुआ है कि वो मार्केट बेस पे जाए कि जितने की प्रोडक्शन हो रही है उसके मुताबिक वो अपना प्रॉफिट जितना अर्न कर सकते हैं वो कर लें। ठीक है बच्चों, ये यहाँ तक कोई आपको कंफ्यूजन है? जो मैं समझा रहा हूँ पिक कर रही हो सारी चीजें? नींद तो नहीं आ रही? क्लियर है सब? ओके फाइन। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं, तीन सिस्टम मैंने बताए हैं। एक लिबरल होता है जहाँ जहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, टैरिफ नहीं लगाए जाते हैं, ट्रेड जो है ओपन ओपन बॉर्डर पे होती है, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज हो रहे होते हैं। दूसरी होती है सोशल इकोनॉमी के जो बेसिकली स्टेट कमांड कर रही होती है, आपने प्रोडक्शन इतने की है, एक ही प्रोडक्शन इतने की होगी, इसके अलावा कोई प्रोडक्शन नहीं होगी। थर्ड होती है मिक्स्ड इकोनॉमी कि वहां पर कुछ चीजें स्टेट कंट्रोल कर रही होती है, कुछ चीज इंडिविजुअल के हाथ में होता है। ठीक है, जिस तरह अगर मैं आपको अभी बताऊं तो स्टेट ने कहा था कि 8 बजे जो है करियाना और दुकानें वगैरह जितनी भी हैं सारी बंद कर दी जाएंगी।
अब ये स्टेट कमांड कर रही है, ठीक है, लेकिन वहां पर काउंटर आर्गुमेंट क्या है कि 7 बजे मगरिब होती है, 1 घंटे में हम क्या अर्न कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक मिक्स्ड इकोनॉमी की शेप होती है। ठीक है जी, अब आते हैं बेसिक पे काम पे कि आईएमएफ का बेसिक पर्पस क्या है। जाएंगे बेटा, ये जब बंद होगा तो ये ज्वाइन कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया, आपको इकोनॉमी पे कोई भी ऐसे आएगा, आई एम डैम श्योर कि आप इंशाल्लाह पास थ्रू कर लोगे अगर चीजें पिक कर ली है, अंडरस्टैंड कर लिया हमने चीजों को। ठीक है, अब आते हैं कि मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया। हाँ, मिक्स्ड में दोनों होती हैं, लिबरल भी होती है और सोशलिस्ट भी होती है, दोनों बेसिकली कंट्रोबैंड वे में चल रहे होते हैं। कुछ स्टेट उस पर कमांड कर रही होते हैं, कुछ लिबरल वेज में चल रहे होते हैं। ठीक, अब आते हैं कि मीनिंग मैंने आपको बता दिया, आईएमएफ का मकसद क्या था कि वो जो जहाँ पर भी फॉल्ट लाइंस हो या जहाँ पर भी लगे कि इस दफा डिजास्टर का खतरा है, फाइनेंशियल क्राइसिस का खतरा है, तो ये अपना रोल प्ले करता है आईएमएफ। हाँ जी, स्टेट कमांड करती है, ठीक है, जिसको सोशलिज्म कहते हैं। स्टेट कमांड कर रही होती है उसकी इकोनॉमी को, स्टेट ही प्रोडक्शन कर रही होती है, वही कंज्यूमर तक लेके जाती है, वही डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है, सारा स्टेट ही के पास होती है। ठीक है, ओके। अब पर्पस ऑफ आईएमएफ पे हम आते हैं। पहला है कि प्रोमोटिंग ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब जब आप थोड़ा सा हिस्ट्री को अगर आप जानते हो तो आपको आइडिया होगा कि जब ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930s में, तो उसके बाद पूरा का पूरा एक रिसेशन टाइप हो गया था वेस्ट वेस्ट वर्ल्ड में, स्पेशली अमेरिका में, फिर उससे फैलता हुआ ब्रिटेन में, फिर फ्रांस, जर्मनी, तकरीबन पूरा एक यूरोप जो था, उससे बहुत बुरा इम्पेक्ट हुआ था। अब उनको इसका थोड़ा एक्सपीरियंस भी था, उनको ये आइडिया था कि अगर एक तरफ रिसेशन होता है तो उसके इम्पैक्ट्स बियॉन्ड द टेरिटरी भी होते हैं, क्योंकि ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में ये सारी चीजें चलती हैं। इसलिए उन्होंने एक ऐसा ग्लोबल इंस्टीट्यूशन बनाया जो बेसिकली इन तमाम क्राइसिस को ओवरवेलम करेगा, तमाम क्राइसिस को काउंटर कर एक बेटर वे ऑफ अपॉर्चुनिटीज दुनिया को दे।